हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, मैं फिर से आया एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा वीडियो होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों, ये वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है, ठीक है, आप जानते होंगे कि कोरोना के चलते क्लासेस, जो ऑफलाइन क्लासेस होते थे वो सारे सस्पेंड थे, कुछ हुआ नहीं पढ़ाई, और अब एग्ज़ाम भी आ गया। तो अब इस एग्ज़ाम में तो कुछ पढ़ाई तो हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जितना भी ये कॉन्सेप्ट है पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। लगेगा कि एक कहानी की तरह है, कहानी की तरह आपके दिमाग में फिट कर दूंगा कि आपको एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपके पास वो आंसर हो। तो इस मेरा वीडियो को आप देखिए, और दोस्तों जब ये मेरा वीडियो देखिएगा तो आप बुक भी ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो समरी है, छोटे छोटे मैंने समरी लिखा हुआ है, और बुक से मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बुक में डिटेल्स वाइज है। तो डिटेल्स वाइज जितना ज़्यादा डिटेल जानेंगे उतना हमारे एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो चलिए, टाइम को किल ना करते हुए अब शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम लोग इसमें बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है दोस्तों, कि क्या कारण थे, क्या रीजन्स था, और राजा को क्यों मार दिया गया, ठीक है दोस्तों। फ्रांस सोसाइटी कैसा था, फ्रेंच सोसाइटी कैसा था, लोग कैसे रहते थे, ठीक है, और ये 3 स्टेट क्या था, सब कुछ जानेंगे। और लास्ट में मेरा एक वीडियो और आएगा जो कि मेन क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आऊँगा। और क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे, और एग्जाम में जाएंगे, बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। ये जो 14 जुलाई है 1789, जो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, वो अलार्म था। अलार्म मतलब भगदड़ मची हुई है चारों तरफ, लोग इधर उधर बेचैन है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ कि लोग बेचैन थे, ये हम जानेंगे। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। और राजा ने आदेश दिया था अपने सैनिकों को कि जाओ, शहरों की तरफ जाओ, शहरों में घुस जाओ सभी सैनिक। तो इसका मतलब अब समझ में आ गया क्यों अलार्म था, क्यों लोग बेचैन थे। तो हम जानने का यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि आखिर ऐसा सिचुएशन क्या हुआ कि जो फ्रांस का जो गवर्नर किंग था, उसने ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को कि जाओ, शहर की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। रूमर्स स्प्रेड ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। एक अफवाह पूरे शहर में फैल गया कि राजा का नेक्स्ट ऑर्डर ये होगा कि देखते ही सबको शूट कर दो। देखिए दोस्तों, मतलब ये अफवाह था जो कि फैल चुका था कि राजा अभी आदेश देने वाला है अपने सैनिकों को कि जो दिखे उसको गोली मार दो। सम 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people militia. They broke into a number of government building in search of arms. अब जैसा कि आप देखें कि राजा ने सैनिकों को बोला है कि जाओ, शहरों की तरफ तुम जाओ, और देखते ही गोली मार दो, ऐसा अफवाह फैला हुआ है। तो लोग भी तैयार होंगे क्योंकि अब उन्हें जीना है। अब जिएंगे कैसे? अब उधर से सैनिक आ रहा तो ये भी तैयार रहेंगे, और लड़ने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? हथियार चाहिए, वेपन्स चाहिए। तो लोग क्या कर रहे थे? हथियार तलाश रहे थे। जितना भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उन सब पर ये लोग अटैक कर रहे थे, और वहाँ का हथियार क्या कर रहे थे? ले रहे थे, क्योंकि ये तैयार होना चाहते थे लड़ाई के लिए। ये भी परेशान थे अपने राजा से, ये भी अपने किंग से छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड द स्टॉर्म फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। एक जेल था दोस्तों, ठीक है, बेस्टाइल एक जेल था। जब भी राजा के खिलाफ कोई बोलता था तो राजा जो किंग था उसको पकड़ के उस जेल में बंद कर देता था। तो वो जेल बहुत बदनाम था, ठीक है दोस्तों, और उसमें कुछ हथियार भी थे। तो ये जितने भी लोग थे, ये लोग कहाँ चले गए? उस जेल की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि एक तो उस जेल में जितने भी हथियार है उसको लूट लेंगे और उस जेल को तोड़ फोड़ देंगे, क्योंकि वो जेल बहुत बदनाम जेल था, ठीक है दोस्तों। तो ये लोग क्या किए हैं? ये लोग गए हैं
और वो जो बेस्टाइल जेल है उसका सारा हथियार इन्होंने छीन लिया है, वहाँ पे लूट लिया है और वहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उस सबको रिलीज कर दिया है। ठीक है, वो सभी प्रिजनर को रिलीज कर दिया और ये वही कैदी हैं जिन्होंने कभी राजा के खिलाफ बोला और राजा ने क्या किया, जेल में उसको डाल दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? मतलब इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि लोग राजा को पसंद, किंग को पसंद नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, तो किंग कौन था? तो किंग का नाम था लुईस 16। याद रखिएगा दोस्तों, लुईस 16 वहाँ का किंग था, फ्रांस का। ठीक है, अब उसके बाद द डेज दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। चारों तरफ लड़ाई स्टार्ट हो गया, लोग और सोल्जर्स में। जो किंग का सपोर्टर थे उनके साथ लड़ाई स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया था या तो राजा को हटाएंगे या खुद मरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मन क्यों बनाया होगा? अब ये मन क्यों बनाया होगा, यही तो रीजन्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट वेर द रीजन्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग जानेंगे, एक एक रीजन को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे होते हैं 3 रीजन। आप कुछ जिसका भी आंसर लिखते होंगे उसका 3 रीजन होता होगा। एक होता है सोशल रीजन, एक होता होगा पॉलिटिकल रीजन और एक कौन होता होगा, इकोनॉमिक रीजन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीनों हम लोग एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। तो क्या बोल रहा है कि द मोस्ट पीपल वेयर प्रोस्टेटिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड मच लेटर। अब क्या हुआ है, रोटी का दाम दिन पर दिन बढ़ रहा था, ब्रेड का दाम फ्रांस में बढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये रोटी का दाम कुछ लोग थे जो बढ़ा दे रहे थे और जो किंग था वो कुछ नहीं कर पा रहा था, और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा कीमत देके रोटी खरीदना पड़ता था, खाने के लिए सामान इकट्ठा करना पड़ता था। तो पहले ये महंगाई कम था, पर लुईस 16 के समय महंगाई काफ़ी बढ़ गया। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि ये जो किंग था लुईस 16, वो काफ़ी अच्छा जीवन जीता था, बहुत भोग विलास वाला जीवन। महल में रहता था, बहुत टाइप के पकवान बनाता था खाना, ठीक है, और पानी की तरफ पैसा बहाता था। और ठीक महल के बाद जो झोपड़ी स्टार्ट होता था लोगों का, वो लोग दम तोड़ रहे थे भूख से, बहुत ज़्यादा भूखमरी था और सोचते थे कि किंग उनका जीवन को कुछ अच्छा करेगा। तो किंग कुछ करता तो नहीं था, पर उनके जीवन में एक चीज़ जरूर करता था, वो है क्या, वो टैक्स बढ़ा देता था। समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब फ्रांस में बहुत टाइप के टैक्स थे। घर है उसका टैक्स, ज़मीन है उसका टैक्स, ठीक है दोस्तों, रोटी है, रोटी जो खा रहा है उस पर टैक्स है, बहुत टाइप का टैक्स है। एक टैक्स जो चर्च ले रहा है वहाँ पे, और जितना भी गरीब था उनका खून और पसीने और खून का कमाई पर ये लोग ऐश कर रहे थे, और जितने भी गरीब जनता था वो भूख से तड़प के मर रहा था, और इसी बात का लोगों में गुस्सा था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग। मच लेटर वेयर हिस्टोरियन लुक बैक अपॉन दिस टाइम दे सो इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। हिस्टोरियन का कहना ये है कि बहुत सारी घटनाएं शुरू हो गई लुईस 16 के कारण। लुईस 16 के टाइम में बहुत सारी घटनाएं शुरू हो गई, और ये कब रुका, जब राजा को लोगों ने पकड़कर मार दिया। ठीक है दोस्तों, राजा को पकड़कर मार दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आखिर लोगों में ये जो गुस्सा आया था ये कब खत्म हुआ, जब उन्होंने राजा को पकड़ के मार दिया। तो चलिए ये सारा कुछ डिटेल वाइज में देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, चेंजेस आफ्टर रेवोल्यूशन हम लोग सभी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्लासेस ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। क्लासेस मतलब जो सोसाइटी था वो कितने भागों में बटा हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्रांस का सोसाइटी था 3 भागों में बटा हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जानेंगे सभी स्टेट को, 3 स्टेट उसको बोलते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो इन 1774 लुईस 16 ऑफ द बोर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। अब देखिए 1774 का समय था, लुईस 16 इसी दिन गद्दी पे बैठा था,
और दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, लुई 16 का नाम लुई 16 इसलिए है क्योंकि फ्रांस में जो राजा बन रहे थे, हेरिडेटरी मोनार्की सिस्टम का जो भी राजा बन रहे थे, पहला राजा था लुई, उसका लड़का जब बैठा तो लुई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके ये लुई 16 बना। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ इसके दादाजी का नाम था लुई 14, और लुई 14 क्या बोलता था? बोलता था कि मैं भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर, मैं दूत हूँ, मतलब डिवाइन। आप लोगों ने पढ़ा है डिवाइन मोनार्की सिस्टम, जहाँ पे राजा लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। क्या बोल के बेवकूफ़ बनाता है कि मैं जो राजा बना हूँ, ये कौन चाहता है कि मैं तुम्हारा राजा बनूँ? ऐसा भगवान का चाहना है। भगवान चाहते हैं कि मैं तुम्हारा राजा बनूँ और तुम लोग मुझे यहाँ का देवता मानो, यहाँ का तुम लोग भगवान मानो, और मैं जो बोलूँ तुमको उसको करना है बिना कोई सवाल किए, बिना कोई क्वेश्चन किए। ठीक है दोस्तों, तो जो लुई 16 के दादा थे लुई 14, वो कहते थे आई एम द स्टेट एंड माई एवरी वर्ड इज लॉ। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द कानून है। आपने बाहुबली में वो तो सीन देखा ही होगा जहाँ पर वो बाहुबली की माँ क्या बोलती है कि मेरे शब्द ही कानून है। तो ये लुई 16 भी उसी तरह बोलता था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सारा पावर जो है किसका पास है? राजा के पास, और जनता के पास कोई पावर नहीं है। और उसके पास तीनों पावर है राजा के पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। कानून भी वही बनाता है राजा के लिए, लागू भी वही करता है, और सजा देने का भी उसी का काम है। तो अगर ये तीनों पावर एक आदमी के हाथ में आ जाए तो वो लोगों का नहीं सुनेगा, सिर्फ अपना करेगा। ठीक है, और उसको जो मन में आएगा वो करेगा, और जो भी लोग उसका खिलाफ होंगे उसको वो जेल में डाल देगा या तो मार देगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी लुई 16 राजा बना है। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटीनियो। उसकी वाइफ का नाम क्या था? मैरी एंटीनियो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एंड एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे ही राजा बना खजाना खाली था, खजाना खाली था। इस बात पे फोकस करिएगा क्योंकि ये रीजन आपको लिखना होगा इकोनॉमिक रीजन में। जब आपसे पूछा जाएगा कि रीजन क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो आप इकोनॉमिक जब लिखिएगा तो ये लिखिएगा कि खजाना खाली था, और खजाना को भरने के लिए उसने क्या किया? फिर से नया टैक्स लगा दिया लोगों पे। एक तो लोग भूख से मर रहे हैं और इसने एक नया टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, और ये खजाना क्यों था खाली, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार एंड हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। बहुत साल से फ्रांस फालतू का लड़ाई में बिजी था यूरोप के दूसरे देशों के साथ। अब आपको भी पता है कि दोस्तों कि जब भी आप हमारा देश किसी और देश के साथ लड़ेगा तो जितना भी पैसा है उसमें बर्बाद हो जाएगा और मिलेगा हमें कुछ नहीं। तो उसी तरह फ्रांस दूसरे देशों के साथ लड़ाई कर रहा था और खजाना खाली कर दिया। नए नए हथियार खरीदने में, नए सोल्जर्स को भर्ती करने में, उन्हें फूड पहुंचाने में, तो ख़त्म कर दिया। बाकी आपको ही पता होना चाहिए, राजा का पैसा जब भी ख़त्म होता है तो पैसा वो टैक्स बढ़ा देता है प्रजा पे, जनता पे। ठीक है दोस्तों, और जनता तो पहले से ही गरीब है, बेचारे कहाँ से देंगे वो लोग। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद, एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस वर्साई। और राजा का खजाना भी खाली है और महल का खर्चा भी उठाना है लुई 16 को। अब महल में बहुत टाइप के खर्चे हैं, बहुत टाइप के खर्चे हैं, जैसे बहुत टाइप का पकवान बनाकर वो खाता है और बहुत लोग खाते हैं। और उसकी जो वाइफ है मैरी एंटीनियो, उसको सजाने के लिए, उसका मेकअप करने के लिए 500 से ज़्यादा नौकरानी थी महल में। तो सोचिए ये सब फालतू खर्च है या नहीं। और जो लुई 16 था वो भी पूरा पानी जैसा पैसा बहाता था। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब के कारण क्या हुआ, खजाना पूरा खाली हो गया। ये लोग महल में बैठ के एकदम एक से एक स्वादिष्ट पकवान खाते थे। ठीक है दोस्तों, और ठीक महल के बाद जो झोपड़ा था उसमें लोग रोज़ एक ना एक आदमी मरता था उसमें भूखमरी के कारण। वो लोग, वहाँ के जो लोग थे, अपने ही आदमी को सामने भूख से तड़पते हुए देखते थे और उनमें धीरे धीरे गुस्सा उबल रहा था। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे उबल रहा था। उसके बाद देखते हैं, द वार एडेड मोर देन $1 billion टू ए डेब्ट
दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। देखिए दोस्तों, फ्रांस और वहाँ का जो राजा अपना महल का खर्च चलाने के लिए टैक्स भी बढ़ाया और कर्ज भी लिया, और ये इतना ज़्यादा कर्ज हो गया कि जो कि 2 बिलियन लीवर्स। देखिए लीवर्स क्या है? लीवर्स द ओल्ड करेंसी ऑफ फ्रांस, टुडे द फ्रांस न्यू करेंसी इज यूरो। अभी फ्रांस का जो नया करेंसी है वो यूरो, पहले लीवर्स हुआ करता था। तो उसने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया था, ठीक है दोस्तों। और कर्ज ले लिया था तो आपको भी पता है, आप अगर कर्ज लोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट भी भरने होंगे, और इंटरेस्ट रेट मतलब जो आप कमाएंगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ चला जाएगा? वो सूद को चुकाने को में, इंटरेस्ट चुकाने में। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं बचेंगे खर्च करने के लिए। इसका मतलब आप टैक्स लो और बदले में डेवलपमेंट का काम रोक दो, क्योंकि आपको उसके इंटरेस्ट को चुकाना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी फ्रांस को कर्ज दिए थे और 10% का इंटरेस्ट लगा दी है, मतलब ये 10 महीना में ही पैसा डबल हो जाएगा। और लुईस 16 ने जहाँ जहाँ से कर्ज लिया है अब उसको चुकाने के लिए और बहुत ज़्यादा शोषण करना होगा, एक्सप्लॉयटेशन करना होगा, लोगों के ऊपर और टैक्स लगाएगा, हो गरीब को और मारेगा और पैसा वसूलेगा और वहाँ पर देगा, ठीक है दोस्तों। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army and court and running government offices, universities. The state was forced to increase taxes. महल का खर्चा चलाने के लिए, अपने राज दरबार का खर्चा चलाने के लिए उसको और पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने और टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक है। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफर्ड सफिशिएंट। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। अब दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हमें जानना है। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप लिखिएगा सोशल रीजन में। सोशल रीजन में ये लिखिएगा कि फ्रांस का जो सोसाइटी था 3 डिवाइड था, उसमें 3 प्रकार के वहाँ पे लोग रहते थे। एक कौन रहता था? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को बोलते थे क्लर्की, सेकंड को बोलते थे नोबेलिटी, और थर्ड स्टेट था। तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये और ये टोटल 10% थे पूरा पॉपुलेशन का, और ये अकेले 90% था। जितने भी फ्रांस का पॉपुलेशन था उसमें अकेले थर्ड स्टेट 90% था, और इसी थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। इसी थर्ड स्टेट को टैक्स भरना पड़ता था, और इसके भरे हुए पैसे को खर्च कौन करता था? अपने भोग विलास में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन है ये आप जान लीजिए। फर्स्ट स्टेट में चर्च के जो पादरी होते हैं, पोप फादर, वो लोग हैं। वो लोग पैसा इकट्ठा बहुत कर लिए थे, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी था, संपत्ति था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पे लोगों को उल्लू बनाना बहुत इजी काम है। अच्छे अच्छे लोग उल्लू बन सकते हैं। तो ये जो कलरगी वाले थे, कलरगी मतलब दोज पीपल हु बिलोंग टू चर्च, वो लोग इतना अंधविश्वास फैला दिए थे। वो बोले थे कि आप अगर चर्च के नाम पे अपना प्रॉपर्टी नहीं दीजिएगा, जितना काम कर रहे हैं उसमें से आपको कुछ पैसे, बहुत कुछ पैसे नहीं, थोड़ा ज़्यादा, आधा पैसे आपको चर्च को देने पड़ेंगे। ऐसे दीजिएगा तो ऊपर में जो गॉड है आपको, आप पे खुश रहेगा, मेहरबान रहेगा, आपका ज़िंदगी अच्छे से चलेगा। और आपने अगर पैसा नहीं दिया तो वो गॉड आप पे नाराज़ हो जाएगा। अगर वो नाराज़ हो गया तो आपका जीवन कष्ट से भर जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक और घटना और जान लीजिए, पोप लोग जो कलरगी वाले हैं वो कैसे उल्लू बनाते थे। फ्रेंच जो ये रेवोल्यूशन हुआ था उसका पहले का बात बता रहा हूँ। ये लोग स्वर्ग का टिकट बेचते थे। कौन लोग? चर्च वाले लोग। चर्च वाले लोग बोलते थे सभी को, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब पढ़े लिखे नहीं थे तो आसानी से बात मान सकते हैं। अब आप पढ़े लिखे रहोगे तो क्वेश्चन करोगे, और पढ़े लिखे नहीं हो तो वो जैसा बोलेंगे, वो बोलेंगे कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, आप मान लेंगे। तो कैसे उल्लू बनाते थे? वो लोग स्वर्ग का टिकट बेचते थे। मतलब वो बोलते थे कि आप जिंदगी में जितना भी पाप किए हो सभी पाप से मुक्ति मिल जाएगा। कैसे? आप मुझे इतना पैसा दीजिए, ठीक है, और बदले में मैं आपको एक
पेपर दूंगा साइन करके, जो टिकट होगा स्वर्ग का। मतलब ये अगर स्वर्ग का टिकट आप चर्च से खरीद लेंगे तो ऊपर जाने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। समझ में आ रहा दोस्तों कितना उल्लू बनाया जा रहा था। तो लोग अपना घर जमीन बेचते थे और चर्च से स्वर्ग का टिकट लेते थे, ये सोच के कि ऊपर में उनको परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा चल रहा था। और इस तरह करके इन्होंने बहुत ज़मीन, बहुत जायदाद, खाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया था। इनको चर्च का काम से कोई मतलब नहीं था। नाम के ये पोप थे, फादर बने हुए थे, प्राइस्ट बने हुए थे। बाकी ये लोग बहुत अय्यासी वाला जीवन जी रहे थे, भोग विलास वाला जीवन जी रहे थे। ठीक है। दूसरा है नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन है आपको बताता हूँ। नोबिलिटी वे लोग हैं जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, बहुत ज़मीन रखे हुए हैं और उस ज़मीन पे थर्ड स्टेट के लोगों को काम करवा रहे हैं और बदले में एक छोटा सा अमाउंट उन्हें दे रहे हैं और उस अमाउंट से भी वो टैक्स ले रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फ्रेंच सोसाइटी में एक बहुत ही ख़राब चीज़ था। और एक ख़राब चीज़ क्या था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले टैक्स देते थे। मतलब वही लोग टैक्स देते थे इनको ये पता नहीं है कि रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर उनको टैक्स देना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर टैक्स नहीं देंगे तो जेल में उनको डाल दिया जाता था। और ये क्लर्की और नोबिलिटी, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, कमी भी नहीं है और टैक्स भी नहीं देना है। टैक्स भी नहीं देना है, ये तो टैक्स खा रहे हैं दूसरों का। ठीक है। तो ऐसे सोसाइटी में थर्ड स्टेट वाले लोग मरते हुए हालत में अगर टैक्स देने पे मजबूर हैं तो बताइए वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। ऐसे सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सही में आ रहा दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग रीजन था। ठीक है। तो ये लिखिएगा आप सोशल रीजन में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल मतलब देखिए बता देता हूँ, जीने के लिए संघर्ष। मतलब थर्ड स्टेट वाले हैं, उनके ऊपर अगर टैक्स गिना जाए कि उन पर कितना टैक्स है तो बहुत टाइप के निकल जाएंगे। जो भी कमा रहे हैं उनका बहुत बड़ा परसेंटेज टैक्स देने में बीत जा रहा है और जो पैसा बच रहा है उसमें उनका खाना नहीं हो रहा है। बहुत कम ही लोग हैं जो अपने पैसे से खा ले रहे हैं, टैक्स देने के बाद उनके पास बच रहे हैं। तो लोग मौत के कगार पे पहुँचे हुए हैं और राजा जो किंग है लुई 16, उनका जीवन में सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। वो बिजी है कोई और लाइफ में, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, जो भी भोग विलास कर रहा है वो थर्ड स्टेट के पैसों पे कर रहा है। ये दोस्त नोटिस रखिएगा ये बात को। अब उसके बाद आपको बता देता हूँ, उसके बाद क्या है आपका द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और बातों को हम लोग जान लेते हैं। क्या जानना है हमें। अब देखिए, जब भी एग्जाम में जाइएगा तो आपको 2-3 टैक्स के बारे में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आप फ्रेंच रेगुलेशन का रीजन लिख रहे हैं और इकोनॉमिक रीजन लिख रहे हैं, तो उसमें जब आप टैक्स लिखिएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, टैक्स क्या क्या होता था। एक टैक्स का नाम था टेथ टैक्स का नाम है दोस्तों, लिखिएगा, थोड़ा बेटर मार्क्स और आपको मिलेगा। एग्जामिनर को पता रहेगा कि इसने अच्छे से पढ़ाई किया है। अब बता देता हूँ, याद रटने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। टीथ, इतना तो आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि उनको टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स का नाम क्या था, टीथ। ठीक है दोस्तों। और ये कौन लेता था, ये लेता था चर्च। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपका आ गया कि चर्च कौन सा टैक्स लेता था तो याद रखिएगा टेथ। ठीक है दोस्तों। ये भी तो लेता था नोबिलिटी भी टैक्स लेता था, उसका नाम था टेल। याद रखिएगा दोस्तों, टेल, ये जो कि डायरेक्ट टैक्स था। आपका डायरेक्ट टैक्स था, देना पड़ता है। जैसे आप लोग तो जानते होंगे 2 टाइप का टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आप सरकार के हाथों में नहीं दे रहे हैं। आप बिस्किट खरीद रहे हैं, कॉपी ले रहे हैं, बुक ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, उस पर आप कुछ पैसा टैक्स दे रहे हैं। दुकानदार उसको मालिक को दे रहा है जिसने इसे बनाया, फैक्ट्री ओनर गवर्नमेंट को दे रहा है। मतलब आप डायरेक्ट नहीं दिए, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो बहुत टाइप का टैक्स फ्रांस में चल रहा था। ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से हम जानेंगे, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल।
द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन 1789। 1715 जो साल था उसमें 23 मिलियन था पॉपुलेशन। 23 मिलियन मतलब 2 करोड़ 30 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो ये बढ़ के कितना हो गया? 2 करोड़ 80 लाख। मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया, मतलब आप समझ रहे हैं बातों को। पॉपुलेशन बढ़ गया, ज़मीन तो बढ़ने वाला है नहीं। अब ज़मीन जब नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा दोस्तों? जो भी सामान है खाने पीने का उसका दाम बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में आप क्या पढ़ते हैं? किसी भी चीज़ का प्राइस कब बढ़ता है, उसका वैल्यू कब बढ़ता है? जब उसका डिमांड बढ़ता है। तो एक तो फ्रांस में खाने पीने का सामान कमी है, लोगों को टैक्स देने पड़ रहे हैं, और उसी में पॉपुलेशन बढ़ गया। समझ में आ रहा बातों को? और पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोग और भूखमरी पे चले गए, भूखमरी के कगार पे पहुंच गए। और लुई 16 इस बात से अनजान था दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, हर खाने का सामान, हर यूज करने का जो आइटम्स था उसका डिमांड ज़्यादा होने लगा, और डिमांड होने की वजह से उसका सप्लाई कम होने लगा। और सप्लाई जैसे ही कम हो रहा था तो क्या हो रहा था? जितने भी दुकानदार थे, सप्लायर थे, वो दाम बढ़ा दे रहा था। और जो लोग पहले अच्छे से भर पेट खाना खा रहे थे, अब उनको कम, अब महंगाई तो बढ़ रहा है दोस्तों, तो कम पैसे होने की वजह से क्या कर रहे थे? अब कम उनको खरीदना पड़ रहा था और आधा पेट खाकर उन्हें सोना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, ये भी एक रीज़न है कि लोगों को मन में गुस्सा आ रहा था इस बात को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि लोगों के मन में उबाल आ रहा था, गुस्सा हो रहा था उन पर कि राजा को हटाएंगे और कुछ करेंगे। तो इसमें 3 फिलोसफर बहुत उनका रोल है। 3 फिलोसफर है जिनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको भी पता होगा कि कोई भी जो आंदोलन होता है उसमें एक लीडर का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि लीडर ही तो लोगों को इकट्ठा करेगा। लीडर ही समझाएगा उन लोगों को कि उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, और लीडर ही सभी लोगों को इकट्ठा कर उनको मार्गदर्शन देगा। ठीक है, तो हम लोग अब जो जानने वाले हैं, अब हम लोग जानेंगे कि आपको भी पता होगा कि फ्रांस क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकला था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो कि दुनिया में पहला बार आया था। तो ये किसने लाया, ये हम जानेंगे। डेमोक्रेसी, आज बहुत सुनते हैं डेमोक्रेसी कि हम लोग वोट देंगे, हमारे रूलर चुने जाएंगे, ठीक है, हम चाहेंगे तो उसे हटा सकते हैं। ये सब थ्योरी भी फ्रांस से निकला था उसी टाइम दोस्तों। तो ये कौन दिया था? तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिलोसफर इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फिलोसफर थे, जो लीडर थे उनका क्या रोल है? फिलोसफर मतलब बुद्धिजीवी, जो समाज को देख रहे हैं और बातों को समझ रहे हैं, ठीक है, कि उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है और इस सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो पहले जानते हैं जॉन लॉक एंड द जीन जैकस रूसो। In his 2 treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and the absolute right of the monarch। अब देखिए दोस्तों, जो जॉन लॉक था, जॉन लॉक का कहना में ये था कि राजा बेवकूफ़ बनाता है, बोलता है कि भगवान का वो भेजा हुआ में से दूत है। ये एकदम गलत है। भगवान उसको क्यों बनाएगा? भगवान ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि एक दुष्ट आदमी को राजा बना दे। ठीक है दोस्तों, और वो बोलता था कि भगवान ने उसको बनाया है, ये किसने देखा है? ठीक है दोस्तों, वो बेवकूफ़ सिर्फ बना रहा है। ठीक है, और हम लोग उसका बात क्यों माने? हम लोग इस बात डर जाते हैं कि हम उसका विरोध करेंगे तो मतलब हम गॉड का अपमान कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। आप लोग खुद सोचिए, उसने बोला, आप लोग खुद सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान एक दुष्ट आदमी को किंग बना दे जो हमारे ऊपर अत्याचार करे दिन रात? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोला तो कौन था? जॉन लॉक। याद रखिएगा, किसको चैलेंज किया था? डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी मतलब जो राजा अपने आप को बोलता था कि मैं जो राजा हूँ वो मुझको भगवान बनाने वाला है। ठीक है, मैं भगवान का मैसेंजर हूँ। अब एक और लीडर थे फिलोसफर, उनके बारे में भी आप जानिए। उनका नाम था रूसो। अब ये
ये क्या किए थे, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing from a government based on a social contract between the people and their representative। अब जैसे अब रूसो ने बोला कि राजा को ख़त्म करने के बाद एक बहुत अच्छा सिस्टम हम लोग ला सकते हैं। अब वो क्या ला सकते हैं, ये ला सकते हैं कि हमारा जो रूलर होगा वो पहले हमसे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा बातों को, मतलब वो सीधा सीधा बता रहा है कि राजा वाला सिस्टम को ख़त्म किया जा सकता है। उस समय मोनार्की सिस्टम ही था पूरे दुनिया में, और सभी लोगों को लगता था कि मोनार्की सिस्टम के अलावा और कोई सिस्टम नहीं हो सकता। तो रूसो ने बोला कि हाँ, एक सिस्टम हो सकता है, हमें अपना हक होना चाहिए कि हम किसको अपना रूलर चुनेंगे। समझ में आया दोस्तों बात को, मतलब लोग के पास हक होना चाहिए अपना रूलर को चुनने के लिए, ठीक है, क्योंकि राजा को लोग नहीं चुनते थे, ठीक है, वो तो मोनार्की सिस्टम था, हेरिडेटरी सिस्टम। राजा मरेगा उसका लड़का बनेगा, ठीक है, जिसको किसी से मतलब नहीं है, प्रजा क्या कर रहा है, लोग कैसे रहते हैं, उसका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसने बोला कि हम उसी को बनाएंगे अपना रूलर जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे पहले ही कि वो हमें बदले में क्या देगा, तब हम उसको बनाएंगे, और ऐसा ही सिस्टम चलेगा। और आप भी जानते हैं ये चीज़ अभी डेमोक्रेसी में है। जो भी नेता होते हैं इलेक्शन के पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमें वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो डेमोक्रेसी यही है। तो डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डेमोक्रेसी का जितना भी सिद्धांत है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखे ना आपने, रूसो ने ये सभी को मतलब बताया। अब उसके बाद द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू का एक बुक है, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, मतलब कानून की आत्मा। इस बुक में उसने क्या लिखा, परपोज ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब देखिए दोस्तों, उसने बोला कि सारा पावर अगर एक आदमी के हाथ में जब तक रहेगा तब तक वो अत्याचार करते रहेगा, लोगों को परेशान करता रहेगा। अगर इस पावर को बांट दिया जाए और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन दूसरे लोगों को पावर दे दिया जाए, तो ना तो एक आदमी के हाथ में पावर रहेगा, ना वो अत्याचार करेगा, अपना काम ठीक से करेगा। तो आपको भी दोस्तों ये पता होगा कि अभी जितने भी डेमोक्रेसी है, अब 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो गवर्नमेंट का कितना फॉर्म होता है, 3 फॉर्म होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाता है तो सिर्फ कानून ही बनाता है, लागू नहीं करेगा वो। और एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट द लॉ, और कानून को लागू करता है, मतलब अलग अलग काम है, इसका अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है। और जुडिशरी का काम है मेंटेन द लॉ, मतलब वो सजा देने का काम करेगा। अगर बताइए दोस्तों, अगर तीनों पावर एक ही आदमी के हाथ में आएगा तो वो तानाशाह बनेगा या नहीं बनेगा, वो अपना ही वो जो सोचेगा वही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हो जाता है समाज। तो ये थ्योरी कहाँ से आया है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। तो दोनों बुक याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू का बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, इसी में इसने बताया है कि सारे पावर एक हाथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स ऑफ द यूएसए। अमेरिका जैसे ही आज़ाद हुआ उसने इस चीज़ को अपना लिया। अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, और उसने संघ क्या अपना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और ये पावर को सेपरेट कर दिया, ठीक है, पावर को सेपरेट कर दिया कि सभी लोग खुशहाली से रहे, कोई किसी के काम में अवरोध ना बने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक और आपको बात बता देता हूँ। यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अमेरिका एक टाइम में गुलाम हुआ करता था, किसका गुलाम हुआ करता था, ब्रिटेन का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ब्रिटेन पूरा दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, पूरा दुनिया नहीं बोलेंगे तो आधा से ज़्यादा हिस्से पे उसी का था, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, वो भी एक ज़माने में किसका गुलाम था, ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था। और अमेरिका को किसने आज़ादी दिलवाया था, अमेरिका को आज़ादी दिलाने वाले उनका लीडर है जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन किसका हेल्प लिए थे,
तो हेल्प लिए थे फ्रांस का, फ्रेंच का हेल्प लिए थे दोस्तों। तो फिर यहाँ बात आता है कि फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प क्यों कर दिया। तो आपको बता देता हूँ, यूरोप में इंग्लैंड ना तो फ्रांस को देखना चाहता है और ना फ्रांस ब्रिटेन को, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि इक्वल उनके पास पावर था, शक्तिशाली देश थे, और दो शक्तिशाली देश कभी मित्र नहीं बन सकते। तो अमेरिका को आज़ाद करवाने में किसका हाथ था, आपका फ्रांस का। ठीक है दोस्तों, और इसी चक्कर में क्या हुआ था, उसको तो हेल्प कर दिया पर खजाना खाली हो कर लिया इसके साथ ही। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वेर डिस्कस इंटेंसिवली इन द सलून, कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमोंग पीपल थ्रू बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोलना है कि रूसो ने बोला कि एक हाथ में पावर नहीं होना, मॉन्टेस्क्यू ने बोला एक हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, रूसो ने बोला था क्या कि जो भी हमारा रूलर होगा वो हमसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर हम उसको चुनेंगे। तो ये सब बातें सबको अच्छे लगने लगी, सबको ये बात अच्छे लगने लगे, सभी ने सोचा सही बात है, हम अपना रूलर खुद चुनेंगे, ये राजा तो अपने आप बन गया है, राजा का सिस्टम खत्म करना होगा तभी लोग शांति से रह पाएंगे। ठीक है, फिर ये भी उन लोगों का डिस्कस होने लगा चारों तरफ, सड़क पर, सैलून में चाय पीते लोग एक दूसरे को बोलने लगे, अरे सुने हो तुम मॉन्टेस्क्यू और रूसो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने अपने बुक में लिखा हुआ है कि सारा पावर एक हाथ में नहीं होना चाहिए, मुझको तो ये ठीक लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है। तो वो सैलून में अपना हेयर कटा रहा है, वो भी बोल रहा है बात तो सही है, अलग अलग पावर सबको बांट दिया जाएगा तो वो लोग अच्छे से काम करेंगे और हम लोग भी अच्छे से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रांस में चारों तरफ बात चलने लगा। ठीक है दोस्तों, और जब सभी के बात ये मन में चलने लगा कि मोनार्की सिस्टम का एक और ऑप्शन हो सकता है, कब हो सकता है, जब इस राजा को हटाएंगे, एक नया सिस्टम बनाएंगे अपना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपना, जिसमें सभी को फंडामेंटल राइट मिलेगा, फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों अभी मैं इतना ही पर ख़त्म करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसका मैं टाइप 2 लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप वेट करिए, मैं एक नया वीडियो आपके लिए जल्द ही लाऊंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया तो आप मुझे लाइक